हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। तो इसमें जो है जे मेंस का एक अच्छा पार्ट है, जिस बहुत स्कोरिंग पार्ट है ये। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लो आप लोग, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो ओके करके मैसेज करो, ठीक है ना। अच्छा, ठीक है, तो आवाज़ आ रही है इसका मतलब। अगर आवाज़ आ रही है तो स्टार्ट करते हैं। नया चैप्टर आज से स्टार्ट कर रहे हैं, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट। क्लियर इतनी। तो इन दोनों में से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो अच्छा, इसके पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ एन एरे, इट इज़ एन एरे रिप्रेजेंटेड बिटवीन टू वर्टिकल लाइंस। एरे मीन्स हमारे पास बहुत से नंबर्स होंगे ऐसे, और दो वर्टिकल लाइंस के बीच में ऐसे रिप्रेजेंटेड होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो फॉर्म लिखी होती है उसको मैं डिटर्मिनेंट बोलता हूँ। अच्छा, डिटर्मिनेंट कब बोलेंगे, हमारे पास जितनी नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम है। अच्छा, पहले थोड़ा सा बता देते हैं क्या है। तो मान लो हमारे पास कुछ ऐसा लिखा है, ये है, ये है। यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे ऐसे लिखें, यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे ऐसे लिखें, यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे ऐसे लिखें, यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसे ऐसे लिखें। तो हमारे पास जो ये चीज़ होती है, ये हमारे पास पहली रो हो गई R1, ये हमारे पास दूसरी रो हो गई R2, ये हमारे पास तीसरी रो हो गई R3, ये हमारे पास चौथी रो हो गई R4। सिमिलरली ये हमारे पास पहला कॉलम हो गया C1, ये हमारे पास दूसरा कॉलम हो गया C2, ये हमारे पास तीसरा कॉलम हो गया C3। अच्छा, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, जितना नंबर ऑफ रोज है उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होना चाहिए, तभी मैं उसको डिटर्मिनेंट उसका पॉसिबल है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, तो अगर हमारे पास एलिमेंट की बात करें, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो मान लो हमारे पास कोई ए आई जे एलिमेंट है, ऐसा कुछ रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी आईएथ रो है और जेथ कॉलम है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास मान लो कहीं पर यहाँ पर A2 3 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सेकंड रो में है, थर्ड कॉलम में है। इतनी बात क्लियर है। जैसे मैं कोई एक पहले मैट्रिक्स लिख देता हूँ, एक मैट्रिक्स में लिख देता हूँ आराम से, तब जो है बात करते हैं इस पर। मान लो ये मैट्रिक्स है ऐसे ही कुछ, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये जो ये वाला कॉल, अगर मैं कहूँ ये वाले एलिमेंट की पोजीशन बताओ, क्लियर इतनी बात, तो मैं क्या कहूँगा, A22 लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकंड रो में है। पहला वाला एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है रो को। अगर ऐसा कुछ भी लिखा है तो ये वाला एलिमेंट जो होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाला एलिमेंट जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर इतनी बात। तो मैं कहूँ कि ये वाला एलिमेंट में क्या पोजीशन इसकी, तो आप कहेंगे कि ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। क्लियर इतनी बात। इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। तो सेकंड रो में, सेकंड कॉलम में है, तो पोजीशन कौन सी आएगी, ये वाली, ठीक है। अगर मैं कोई ऐसा डिटर्मिनेंट लिखूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं कहूं कि भाई साहब हमको एट, जो एट एलिमेंट है इस वाले मैट्रिक में, जो एट एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट की क्या पोजीशन है, मुझे पोजीशन बताओ। अगर मैं पोजीशन आपसे पूछूं तो आप क्या कहेंगे कि ये इसमें कितनी रोज हैं, एक रो, दो रो, तीन रो। कॉलम कितने हैं, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम। तो आप क्या कहेंगे कि थर्ड रो में सेकंड कॉलम में जो एलिमेंट है वो हमारा एट्थ एलिमेंट है। क्लियर इतनी बात। उसका एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है, एट है। इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, थर्ड रो
एंड सेकेंड कॉलम। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, A32। ये बात समझ में आई? इस वाले एलिमेंट को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, देखो A32। यहां तक क्लियर है बात? इतनी यहां तक क्लियर? सिमिलरली मैं और दे दूंगा ऐसे एलिमेंट। मान लो मैंने 1 2 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो देखो पहले डिटर्मिनेंट समझते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेंट समझते हैं क्या होता है। डिटर्मिनेंट तभी पॉसिबल है किसी भी चीज का जब उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम हो। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? देखो एक होता है मैट्रिक, एक होता है डिटर्मिनेंट। तो हम लोग अभी डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, अभी केवल हम लोगों का टॉपिक डिटर्मिनेंट चल रहा है। तो अगर हम इसमें कहें डिटर्मिनेंट कब पॉसिबल है, जब नंबर ऑफ रोज, इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है 4, इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 4, मतलब इसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अब मैं अगर कहूँ कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो आप सिंपल कहेंगे इट इज़ एन एरे विच इंक्लूड्स द नंबर, ये नंबर इंक्लूड करता है, विच लाइज बिटवीन द टू वर्टिकल लाइन्स इज नोन एज द डिटर्मिनेंट। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज को आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो पहले स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं आपसे कहूँ कि भाई साहब 10th जो एलिमेंट है उसका पोजीशन हमको बताओ, इसकी पोजीशन क्या है। तो आप क्या कहेंगे कि हमारे पास रो R1 ये, मतलब पहली रो ये है, दूसरी रो ये है, तीसरी रो ये है, चौथी रो ये है। आप सिमिलरली कहेंगे पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है। क्लियर इतनी बात? तो 10th यूनिट का जो एलिमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में उसकी पोजीशन है। मतलब सेकंड रो में जाएंगे और सेकंड कॉलम में जाएंगे तब कहीं हमको ये वाला एलिमेंट मिलेगा। तो इसकी पोजीशन क्या आ गई, A22। यहाँ तक क्लियर हुई बात? मतलब सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है वो हमारा 10 यूनिट है। मैं कहूँ भाई साहब हमको ये बताओ इस वाले एलिमेंट में A43 वाला एलिमेंट कौन सा है, मतलब फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है। फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, तो फोर्थ रो कौन सी है, ये वाली। थर्ड कॉलम कौन सा है, ये वाला। मतलब फोर्थ रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा आ गया, ये वाला 15 आ गया। मतलब हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 15 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? तो आप अब जो है कोई डिटर्मिनेंट गिवन होगा तो उसकी एलिमेंट की पोजीशन आप बता सकते हैं। इतनी बात क्लियर? अगर मैं कहूँ कि उस एलिमेंट की पोजीशन बताओ, या उस एलिमेंट, या मैं पूछ दूँ कि इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, तो आप बता देंगे आराम से। इतनी बात क्लियर? अभी तक आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर मैं आपसे कहूँ कोई डिटर्मिनेंट है उसके एलिमेंट की पोजीशन बताओ, तो आप बता देंगे। या आपसे कहूँ कि इस पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, तो आप बता देंगे। इतनी बात क्लियर? और थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। पहला नोट, तो नंबर प्लेस्ड इन horizontal are said to be form row, and number placed in vertical, number placed in vertical will form column। इतनी बात क्लियर? यही मैंने आपको बताया था कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है, तो ऐसे जो एलिमेंट आते हैं वो हमारे पास रोज होते हैं, और ऐसे जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास कॉलम होते हैं। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, अच्छा इसको लिख लो आप। सेकंड प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, इन अ डिटर्मिनेंट number of rows
जो है वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होती। यहाँ तक क्लियर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखे, ये इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये बेसिक सी प्रॉपर्टी, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। याद नहीं, आप अगर प्रैक्टिस करेंगे ना, धीरे धीरे आप जब रिवाइज करेंगे इसको, तो आपको आराम से जो है माइंड में मैकअप हो जाएगी इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज एन क्रॉस है या एम क्रॉस है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर उसको बोलते हैं जैसे कि हमारे पास कोई मैट्रिक है, ये मैट्रिक है, और मैंने कहा कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर इतनी बात? तो इसमें कितनी रो है, कितनी कॉलम है? 3 रो है, 3 कॉलम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि 3 रो है, 3 कॉलम है। ये बात समझ में आई? कोई भी मैट्रिक्स, अब ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है ना, इसमें पास कितनी रोज है, कितने कॉलम है, पहले ये बताऊँ हमको। 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो इसका मतलब इसको 3 × 3 में लिख लेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा होता 1 4 5 6 और डिटर्मिनेंट होता, ठीक है ना, तो इसमें पास कितनी रोज है? इसके पास 2 रोज है। इसके पास कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, मतलब 2 × 2। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ कि अगर हमारे पास 4 4 एलिमेंट आ जाए, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 4 रोज आ जाए और 4 कॉलम आ जाए, तो कितने ऑर्डर का हो जाएगा? 4 × 4 का हो जाएगा। मतलब हमारे पास जो ऑर्डर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि कितने क्रॉस कितने की हमारे पास डिटर्मिनेंट है। तो मैंने आपसे कहा, अच्छा इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होती, तो इसका मतलब क्या होगी, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलेज हमेशा सेम होंगी, तो इसका मतलब जितनी रोज होंगी उतने ही कॉलम होंगे। क्लियर इतनी बात? हमेशा ये n × n की मैट्रिक्स होगी। m कोई नेचुरल नंबर होगा, m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। यहाँ तक क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? तो ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर किसको बोलते हैं? ऑर्डर उसको बोलते हैं सिमिलरली सिंपल जिसमें कितने क्रॉस कितने की हमारे पास डिटर्मिनेंट गिवन है। ये हमारे पास 2 × 2 का है, मतलब इसका ऑर्डर 2 × 2 हो गया। ये हमारे पास 3 × 3 का, इसका ऑर्डर 3 × 3 हो गया। ये हमारे पास 4 × 4 का, तो इसका ऑर्डर 4 × 4 हो गया। सिमिलरली मैं एक एलिमेंट लिख दूं केवल, तो इसका ऑर्डर 1 × 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अगर इतना बेसिक क्लियर है तो फिर आगे बढ़े। ऑर्डर समझ में आया? ऑर्डर समझ में आया? तो थर्ड प्रॉपर्टी आ जाओ। फोर्थ प्रॉपर्टी, सॉरी, फोर्थ प्रॉपर्टी पे आ जाओ। ए आई जे एंड ए जे आई आर कॉल्ड conjugate element of each other. These elements are symmetric about diagonal. देखो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, धीरे धीरे 1 2 लेक्चर के बाद आप एडवांस पहुंच जाएंगे, तब आपको थोड़ा सा मजा आ रहेगा। तो अभी थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी जो है उसको आप समझ लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, अच्छा हमारे पास ये कोई मैट्रिक है, मान लो, क्लियर इतनी बात? ये हमारे पास कोई मैट्रिक थी, इसके पास एलिमेंट मान लो ये 3 × 3 की मैट्रिक्स, मैंने मान लिया ये 3 × 3 की मैट्रिक्स। इसके पास एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? 1 4 5, जो भी एलिमेंट आ जाए, जो भी पुटअप करना है कर लो। 6 7 9 2 4 5। क्लियर इतनी बात? तो अच्छा अब ये बताओ
इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से आते हैं? डायगोनल एलिमेंट ये वाले होते हैं, ये वाले डायगोनल एलिमेंट होते हैं। इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो तो बताओ। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास कोई अगर डिटर्मिनेंट गिवन है तो उसके पास जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे, जो डायगोनल के एलिमेंट होंगे वो इस प्रकार से रिप्रेजेंटेड होंगे। यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। अगर ये 5x5 की है तो 5 एलिमेंट होंगे, 4x4 की हो तो 4 एलिमेंट होंगे। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? अब मैंने क्या कहा, ये प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ो कि ए आई जे और ए जे आई आर कॉल्ड कंजुगेट एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स आर सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ इसका? अच्छा पहले इसको ब्रेक करते हैं। ए आई जे मतलब क्या हुआ? ए आई जे मतलब क्या हुआ? आईएथ रो, जेएथ कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ? जेएथ रो, आईएथ कॉलम। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, कोई डिटर्मिनेंट गिवन है 1 2 4 7 8 9 4 5 3, इतनी बात क्लियर? अब मैंने कहा इसका डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से? डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से पहले ये बताओ। तो डायगोनल एलिमेंट कितने आ जाएंगे? 1,8,3। ठीक है। अब मैंने कहा कि हमने जो है 823 एलिमेंट का कॉन्जुगेट बताओ। मैंने कहा 823 एलिमेंट का कॉन्जुगेट बताओ, कॉन्जुगेट क्या होगा? तो आपने तुरंत कह दिया कि A32 होगा। तो A23 एलिमेंट कौन सा है? दूसरा रो तीसरा कॉलम, मतलब नाइन्थ एलिमेंट। नाइन्थ एलिमेंट है, नाइन्थ एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कॉन्जुगेट A32 होगा, मतलब A32 कौन सा होगा? थर्ड रो दूसरा कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, मतलब ये वाला एलिमेंट। तो 5 का कॉन्जुगेट 9 और 9 का कॉन्जुगेट 5। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात समझ में आई? कितनी बात क्लियर है? अच्छा अब अगर आप इसकी पोजीशन देखो तो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से आएंगे? ये वाला डायगोनल है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो है एलिमेंट इसका सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक इन द सेंस कि हम इसकी जब इमेज लेंगे तो हमारे पास ये वाला आएगा। पोजीशन की इमेज लेनी है हमको, जो है किसकी इमेज लेनी है? पोजीशन की इमेज लेनी है। तो क्या आ जाएगा? मैं A23 एलिमेंट की जब मैं उसका कंजुगेट निकालूंगा तो A32 आएगा। A32 कौन सा एलिमेंट है? 5 एलिमेंट है। तो हमारे पास ये आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट हुए और इस डायगोनल के सिमेट्रिक हुए, डायगोनल के सिमेट्रिक हुए। ठीक है ना? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा बहुत और आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। अब माइनर किसको बोलते हैं? माइनर थोड़ा देख लेते हैं। हेडिंग डालो माइनर। तो माइनर किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, ये क्लियर? मान लो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है A B C D E F G H G, ठीक है ना? हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है। मैंने कहा अच्छा माइनर किसी एलिमेंट का निकलता है। माइनर जो होता है वो एक एलिमेंट का निकलता है। तो पहले थोड़ा डिफिनीशन लिख लो, माइनर क्या होता है? तो माइनर
of an element is a minor determinant obtained by deleting that elements row and elements column. इतनी बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास, हमने कहा भाई साहब हमको ए का माइनर चाहिए, तो हमने कहा ठीक है भाई बता देंगे, क्या दिक्कत, बताने में क्या दिक्कत है। तो हमने कहा अगर हमको ए का माइनर चाहिए तो हम इस रो को भूल जाएंगे, इस कॉलम को भूल जाएंगे, बाकी क्या बचा एलिमेंट ई एफ एच जे, उसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो हमारे पास ये माइनर कहलाएगा, किसका, ए का, माइनर ऑफ ए। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं कहूँ हमको भाई साहब ई का माइनर चाहिए, मैं कहूँ हमको ई का माइनर, ई एलिमेंट जो है वो इसका माइनर चाहिए, तो मैं क्या करूँ, इसकी रो कौन सी है, ये वाली रो है इसकी, इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो इसकी रो को हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो, तो कौन सा एलिमेंट बचा, ए सी जी जे, इसका डिटर्मिनेंट ले ले, तो हमारे पास ये क्या आया, ये माइनर ऑफ ई आया। इतनी बात क्लियर? अब मैं कहूँ हमें माइनर ऑफ एफ चाहिए, हम किसी का मैंने निकाल सकते हैं ऐसे, तो हमने कहा हमें माइनर ऑफ एफ चाहिए, माइनर ऑफ एफ क्या आ जाएगा, एफ में इसकी रो कौन सी है, रो हमारे पास सेकंड, इसका कॉलम कौन सा है, ये वाला, तो ये वाली रो हटा दो और ये वाला कॉलम हटा दो, तो क्या बचेगा, सिंपल ए बी जी और जे। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े। तो आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हैं, ऐसे आप डी का माइनर निकाल लें तो डी का माइनर क्या आ जाएगा, माइनर ऑफ डी क्या आ जाएगा, इसकी रो हटा दो, इसके कॉलम को हटा दो, तो बी एच सी एंड जे। क्लियर इतनी बात? आगे बढ़े। अब माइनर निकाल लेंगे आप, माइनर निकाल लेंगे ना। मैं कहूँ हमारे पास डिटर्मिनेंट लिखा है ये, वन 4 5 6 7 8 9 10 4। मैंने कहा मुझे 823 एलिमेंट का माइनर चाहिए, माइनर ऑफ 823 निकालो फट से, एक बार ट्राई करो जल्दी से। तो पहले हमको 823 एलिमेंट पता हो कौन सा है, तो 823 का मतलब क्या हुआ, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन सा है, ये वाला। भाई ऐसे जाएंगे तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये वाला है कि नहीं है? क्लियर इतनी बात? तो हमें इसका माइनर चाहिए, तो मैंने क्या कहा, माइनर निकालने के लिए उस एलिमेंट की रो को डिलीट कर दो, उस एलिमेंट के कॉलम को डिलीट कर दो, बाकी के जो एलिमेंट बचे उसका डिटर्मिनेंट ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, 1 9 4 एंड 10, ये क्या हो गया, माइनर ऑफ 823। इतनी बात क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुई बात? अच्छा, अब आ जाओ दूसरी हेडिंग पे। दूसरी हेडिंग डालो, माइनर आ गया समझ में। को फैक्टर क्या होता है, को फैक्टर देख लेते हैं। अच्छा, माइनर को रिप्रेजेंट किससे किससे करते हैं, मैंने कहा माइनर को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा M13 का माइनर निकालो, M13 की वैल्यू निकालो, तो आप क्या कहेंगे,
पहला रो तीसरा कॉलम का माइनर निकालना है, मतलब पहला रो तीसरे कॉलम का माइनर निकालना है, मतलब 5 का माइनर निकालना है। क्लियर है बात? तो 5 का माइनर क्या आ जाएगा, 5 का माइनर क्या आ जाएगा, 6 7 9 10, 6 7 9 10, ये हमारे पास M13 का माइनर आ गया। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब आ जाओ कोफैक्टर पे। कोफैक्टर को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, पहले कोफैक्टर में थोड़ा लिख लेते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय CIJ। और माइनर को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? MIJ से। तो हमारे पास CIJ क्या होता है? CIJ की जो वैल्यू होती है वो -1 टू द पावर I प्लस J इंटू में माइनर, ये हमारे पास कोफैक्टर होता है। इतनी बात क्लियर? यहां तक क्लियर हुई बात? तो अब आप अगर बताएं, हमने कहा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, हमने कहा हमें जो है ये वो दिया हुआ है 1 4 9 7 8 3 2 4 1। हमने कहा हमको C23 की वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करेंगे? सिंपल, आपको क्या करना है, -1 टू द पावर 2 प्लस 3, और M23 की वैल्यू चाहिए आप, तो -1 टू द पावर 5, मतलब -1 आ जाएगा, तो मतलब -1 माइनस M23 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुई बात? अब M23 की वैल्यू तो आप निकाल लेंगे सिंपल, दूसरा सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, मतलब इस वाले एलिमेंट का हमको चाहिए, तो इसका एलिमेंट का माइनर क्या आ जाएगा, इसका माइनर क्या आ जाएगा, 1 2 4 4। C23 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1424। यहाँ तक बात क्लियर हो? इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अच्छा, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़े थोड़ा बहुत। कोफैक्टर आप जान ही गए, कोफैक्टर आप जान ही गए। अब कोफैक्टर अगर आप जान गए हैं, इसके आगे थोड़ा अब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, आ जाओ, हेडिंग डाल लो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। हेडिंग ले लो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास कोई ऐसे एम गिवन रहेगा, मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक गिवन है, ए मैट्रिक गिवन है। पहले 2x2 की देख लेते हैं, A B C एंड D, ठीक है ना। इसकी मैट्रिक क्या आएगी, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, AD माइनस BC, मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस लगा दो। ठीक है बात? इतनी बात क्लियर? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अगर मैं आपसे कहूँ कि 4 5 6 2 का डिटर्मिनेंट निकालो, तो 4 2 ज़ा 8, 6 5 ज़ा 30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -22। यहाँ तक बात क्लियर? अगर मैं आपसे कहूँ 1 2 4 6, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 8 मतलब -2। यहाँ तक बात क्लियर? अच्छा, अब आ जाओ 3x3 की मैट्रिक देख लेते हैं, उसका कैसे निकले, डिटर्मिनेंट देख लेते हैं। अब हमें अगर ऐसा गिवन, एक कोई बी वैल्यू है, A B
C D E F G H G, हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, ठीक है ना। अगर हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, तो पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले a इंटू में जो डिटर्मिनेंट निकलेगा, इस वाले एलिमेंट को, एक एलिमेंट को आप पकड़ लो। अच्छा, डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूं ए बी सी, इस रो के अबाउट निकालता हूं, तो ए को वैसा ही रखा, इसका माइनर M11, ठीक है ना, इसका माइनर माइनस बी को वैसे ही रखा, इसका माइनर प्लस सी को वैसा ही रखा, इसका माइनर। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, ए इंटू में C11 का कोफैक्टर, मतलब कोफैक्टर ऑफ ए, प्लस बी इंटू कोफैक्टर ऑफ बी, प्लस सी इंटू कोफैक्टर ऑफ 13। इतनी बात क्लियर, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। यहां तक क्लियर होगा, इतनी बात क्लियर। अच्छा, अगर अब हमारे पास, अच्छा पहले इसकी थोड़ा सा डेफिनेशन लिख लो, पहले एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो हमारे पास मान लो वैल्यू गिवन है 1 2 4 1 3 2 2 1 1, ये हमको गिवन है। हमें इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, तो क्या करें, क्या करना है। अच्छा, ये प्रॉपर मेथड में बता रहा हूँ, इसके बाद में एक आपको सिंपल मेथड बताऊंगा। पहले ये जो प्रॉपर डेफिनेशन है उससे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आएंगी आगे, उसको हमें समझने में थोड़ा आसान रहेगा। तो हमने क्या कहा, हम किसी भी रो और किसी भी कॉलम को पकड़ लें। हमने पकड़ लिया पहली रो को, तो हम पहली रो के अबाउट डिटर्मिनेंट निकालेंगे। आप चाहे इसके अबाउट निकाल सकते हैं, सिमिलरली इसके अबाउट भी निकाल सकते हैं, या आप किसी कॉलम को पकड़ लें उसके अबाउट भी निकाल लेंगे, या इसके अबाउट भी निकाल लें, या इसके अबाउट निकाल लें। किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अबाउट आप निकालेंगे, डिटर्मिनेंट हमेशा ही सेम आएगा। इतनी बात क्लियर। तो मैंने पकड़ लिया पहली रो को, इसके अबाउट निकाला, तो मैंने 1 को पकड़ा और C11 का कोफैक्टर निकालेंगे, प्लस 2 को पकड़ा, C12 का कोफैक्टर निकालेंगे, मतलब जिस एलिमेंट को पकड़ा उसी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। इतनी बात क्लियर। अब सेकंड को पकड़ा तो सेकंड की पोजीशन क्या है, C12, मतलब C12 का कोफैक्टर, प्लस 4 इंटू में C13 का कोफैक्टर। अब हमें C11 चाहिए, C11 क्या होता है, -1 टू द पावर 1 प्लस 1 इंटू में M11। यहाँ तक बात क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, -1 टू द पावर 2 M11। M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारे पास -1 का स्क्वायर 1 आ जाता है, सिंपल, ये 1 आ जाएगा। M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, M11 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस वाले रो को डिलीट करो, अरे कॉलम को डिलीट करो, इस वाली रो को डिलीट करो, तो 3 2 1 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, इतनी बात क्लियर। सिमिलरली C12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 टू द पावर 1 प्लस 2 M12। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस आ जाएगा, M12 की वैल्यू चाहिए तो क्या आ जाएगा, माइनस M12 का फैक्टर माइनर क्या आ जाएगा, इसको हटाया 1 2 2 1। अब मैं जल्दी जल्दी करूँ क्योंकि आप परफेक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे। सिंपल मैं इसकी वैल्यू निकालूं, C13 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 टू द पावर 1 प्लस 3 M13, तो -1 की पावर 4 मतलब 1, मतलब M13 हमको चाहिए। M13 की वैल्यू क्या आएगी,
इसको हटाया, इसको हटाया, 1 2 3 1, क्या आ गया 1 2 3 1। यहाँ तक बात क्लियर। अब मैंने आपको बताया कि 2x2 के मैट्रिक्स अगर ऐसी लिखी है ए बी सी डी, तो इसकी वैल्यू क्या आती है ए डी माइनस बी सी, मतलब क्या आएगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 मतलब 1। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आगे लगा हुआ है 1 माइनस 4 मतलब माइनस 3। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस है आगे तो 1 माइनस 5 6, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी -5। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर रख दो, तो 1 इंटू में सी 1 1 की वैल्यू क्या आ गई 1, प्लस 2 इंटू में सी 1 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये हमारे पास है तो माइनस माइनस प्लस, इंटू में 3 आ जाएगा, प्लस में 4 इंटू में -5, तो कितनी वैल्यू आ गई 1 प्लस 6 माइनस 20, मतलब क्या हुआ -14, इसका आंसर आ गया। सॉरी -13 इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, आंसर आया समझ, कैसे निकालना है समझ में। सिमिलरली आप किसी भी, हमने पहली रो के अबाउट निकाला, आप ट्राई करिएगा सेकंड रो के अबाउट निकालने का, फिर ट्राई करिएगा थर्ड रो के अबाउट निकालने का, फिर ट्राई करिएगा पहले कॉलम के अबाउट निकालने का, सिमिलरली सेकंड कॉलम के अबाउट निकालने का, थर्ड कॉलम के अबाउट निकालने का, सभी के अबाउट डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा ही सेम आएगा। इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हुई बात, यहाँ तक बात क्लियर हो, यहाँ तक अगर बात क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। अब थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब आप निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, एक एग्जांपल और ले लें क्या, कि रहने दें, एक बार आप लोग ट्राई करिएगा फिर हम बताते हैं आगे, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो प्रॉपर्टी क्या देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ये है, पहली प्रॉपर्टी लिखिएगा, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remains unchanged, remains unchanged मतलब चेंज नहीं होती है, if its two rows or two column are added or subtracted। या तो ऐसा लिख लो, if two rows or two column added or subtracted। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, the value is unchanged, determinant, the value of determinant unchanged when we exchange rows or column। इतनी बात थी। थर्ड प्रॉपर्टी लिखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अच्छा हमने अभी तक दो प्रॉपर्टी पढ़ ली, कौन कौन सी पढ़ ली, कि हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट मान लो ऐसा गिवन है, हमारे पास कोई वैल्यू मान लो ऐसा गिवन है, ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास कोई वैल्यू गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम अगर इन दोनों रोज को ऐड कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आने वाला। कैसे, अगर मैं ऐसा लिख दूं 3 9 15 2 5 8 3 6 9, ठीक है ना,
तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। मैंने किया क्या है, सिंपल इन दोनों रोज कॉलम को ऐड कर दिया है, इन दोनों कॉलम को ऐड करके यहाँ पर लिख दिया है। इतनी बात क्लियर। इसकी रो, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है ना। अभी हमको यहीं स्टॉप करना पड़ेगा क्योंकि मेरी बैटरी डाउन हो गई। तो अभी जितना पढ़ाया उसको रिवाइज करिएगा आप लोग, ठीक है। तो पढ़िए।